दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। हरियाणा का जो इस वक्त चुनावी मैदान तैयार हुआ है, उसमें बहुत कुछ हो रहा है जिसकी चर्चा लगातार कई दिनों से हम कर भी रहे हैं। कई बार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, उथल-पुथल की खबरें आती हैं अचानक, और ये लगभग हर पार्टी के लिए बड़ी ही परीक्षा की घड़ी है और लंबे वक्त के बाद ये परीक्षा की घड़ी आकर ऐसे खड़ी हुई है। खैर, कुल मिलाकर के बात ये है कि इस वक्त ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने जब से ये तय किया है कि पहले वो कुमारी शैलजा के लिए प्रचार करेंगे, फिर उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा के लिए करेंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ा सेटबैक हो गया बीजेपी की इस पूरी प्लानिंग के लिए, जिसमें वो सोच रहे थे कि कुमारी शैलजा के द्वारा वो एक अच्छा खासा डेंट कर सकते हैं, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर ने तो ओपन ऑफर तक दे दिया था। बड़ा सवाल ये है कि ये सब कुछ जो घट रहा है और ये मिसगाइड करने वाली पॉलिटिक्स तक यहाँ पर स्ट्रैटेजी आ चुकी है, ये किस तरह की तस्वीर आगे पूरा कर पाएगी। हमारे साथ इस वक्त दो वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कि हरियाणा से जुड़े हुए हैं। अजयदीप लाठर जी हैं और प्रदीप दबास जी हैं। मैं आपके साथ इस चर्चा को सर आगे शुरू करती हूँ, बढ़ाती हूँ। ये इस वक्त अजय जी, जिस तरह से कुमारी शैलजा ने तमाम इंटरव्यूज में आके कह दिया कि भाई मेरे तो रगों में खून कांग्रेस का है, उसी कांग्रेस के झंडे में लिपट कर जाऊंगी जैसे मेरे पिता गए थे। तो ये ठीक है, ये राहत की खबर है कांग्रेस के लिए, लेकिन बीजेपी के लिए कितनी बुरी है? क्योंकि अब तक ये कहा जा रहा था कि जहां पर कांग्रेस एज पर चल रही थी, वहीं पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच का अंतर धीरे धीरे पिछले कुछ दिनों में इस राजनीति के चलते कम होने लगा था। देखिए, निश्चित तौर पे भाजपा ने उस दलित वोट बैंक को लुभाने के लिए और उसको कांग्रेस से तोड़ने के लिए ये पूरे का पूरा एक प्रपंच रचा। लेकिन उस प्रपंच में कुमारी शैलजा ने उनको उलझा दिया और उससे भी ज्यादा उनको उलझाया पवन खेड़ा ने। जब पवन खेड़ा ने ये कहा कि खट्टर साहब ने भी कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए संपर्क किया था, मैं हरियाणा के हर आदमी के मोबाइल में वो वीडियो है पवन खेड़ा का। हरियाणा के आदमी उन्हें भले ही नहीं जानते थे, लेकिन इस शैलजा प्रकरण से, इस खट्टर प्रकरण से हरियाणा के लोग पवन खेड़ा को जानने लगे हैं। और दूसरी चीज, लोकसभा चुनाव हुआ तो तमाम विश्लेषकों ने और जो परिणाम थे उनका जब हमने अध्ययन किया तो ये एक आम धारणा बनी, ये देखने में भी आया कि हरियाणा के अंदर जाट, मुस्लिम और सिख और दलित, इन्होंने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया, जिसमें 5 सीट कांग्रेस को मिली, 5 भाजपा को मिली। तो कहीं ना कहीं जैसे ही कुमारी शैलजा के बारे में बीजेपी की ओर से चीजों को उड़ाया गया, तो वो, मेरा तो यही मानना है कि वो सीधा सीधा उस दलित वोट बैंक को, वो जो एक पूरा मतलब संगठित वोट कांग्रेस की तरफ जो आना शुरू हुआ था, उसमें डेंट लगाने के लिए, उसको रोकने के लिए ये एक प्रयास था। लेकिन जैसे ही कुमारी शैलजा सामने आती हैं, वो उनके तमाम प्रयास, उनकी कोशिशें, वो सब वहीं पे रुक गई हैं। और ये इश्यू जो है ना, ये इश्यू अब यहाँ खत्म हो चुका है और हरियाणा का चुनाव अब सिर्फ मुद्दों पे आधारित रहेगा। मुद्दों के ऊपर हरियाणा के लोग भाजपा से जवाब ना मांगे, इसलिए भाजपा ने कहीं ना कहीं इस दलित मामले को ऊपर उठाने की कोशिश की, उन चीजों से बचने की कोशिश की जिसमें बेरोजगारी पे बात ना करनी पड़े, उन चीजों से बचने की कोशिश की जिसमें पोर्टलबाजी पे बात ना करनी पड़े, उन चीजों से बचने की कोशिश की जिसमें तमाम अन्य सारे हर महकमे में घोटाले, भ्रष्टाचार, अपराध, कानून व्यवस्था, ताकि उन चीजों से बचा जा सके। जी, ये मुद्दों की बात आपने बड़ी दिलचस्प कही है। बड़ी बात यह कि चुनाव के ठीक आखिरी वक्त में क्या राजनीति के सारे समीकरण के सामने प्रदीप जी मुद्दे हावी पड़ जाएंगे? अभी वो राजनीति, मतलब क्योंकि हालांकि पिछले कुछ वक्त से हमें आदत हो चुकी है कि चुनाव के एक हफ्ते पहले पूरी राजनीतिक बिसात अचानक से बदल जाती है और उसी के आधार पर लोग फिर इन्फ्लुएंस होने शुरू हो जाते हैं। क्या हरियाणा वो है? क्योंकि कई इस देश में ऐसी जगह हैं जो आखिरी वक्त की इस राजनीति से बिल्कुल नहीं पलट खाती है। जी नहीं, हरियाणा का वोटर, प्रदीप जी से सवाल है। जी एक मिनट। जी जी, देखिए, दो बातें हैं। हरियाणा की राजनीति को अगर समझने की हम लोग कोशिश करें, बड़े अगर गौर से देखने की कोशिश करें, तो यहाँ का जो मतदाता है वो इतना जागरूक है, जो अपने नेता की बाजू पकड़ के ये कह सकता है कि अगर ये काम आपने नहीं किया है तो अगली बार आप मेरे गांव में आके दिखाना, घुस के दिखा देना, फिर आपको मानेंगे। यहाँ आज मनोहर लाल खट्टर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनके सामने, उनकी सभा में एक आदमी कहता है कि
बीजेपी आप कहते हो कि तीसरी बार सत्ता में आ जाएगी, आ सकती है, हो सकता है, आप बोल रहे हो, लेकिन जहां आप जिस आदमी के लिए प्रचार करने के लिए आए हो और जिसके लिए मीटिंग कर रहे हो, वो आपका विधायक हारेगा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का नेता जो केंद्र में मंत्री भी है और भले ही उस व्यक्ति को निकाल दिया गया वहां से, उसको निकाल दिया गया, तो हरियाणा का मतदाता मुखर है और मुखर होने की वजह से यहाँ मुद्दे हमेशा हावी होते हैं। यहाँ एक छोटी, मैं कल एक जनसभा में गया हुआ था, वहां केंद्रीय मंत्री भी आए हुए थे और वहां के लोगों ने जिस प्रमुखता के साथ अपनी समस्याएं केंद्रीय मंत्री के सामने रखी है वो देखने लायक था। उन्होंने कहा कि हम आपका समर्थन करेंगे, लेकिन हमारी ये समस्याएं हैं, इनको दूर कब किया जाएगा, आप हमें टाइम बता दीजिए। एक बात। दूसरी बात, आपने विनीता जी कुमारी सैलजा का जिक्र किया और इस पूरे प्रकरण का जिक्र किया। मेरा मानना यह है कि इस पूरे एपिसोड में जो सैलजा को लेके जिस तरह की बयानबाजी और जिस तरह के स्टेटमेंट्स भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से आए, वो एक तो हास्यास्पद था, दूसरा ये था कि मैं ये सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जिसने 10 साल लगातार शासन किया है हरियाणा की राजनीति पे या हरियाणा प्रदेश पे, वो हरियाणा की राजनीति में कुमारी सैलजा को इतना भी नहीं समझ पाए, इतने इमेच्योर हो गए कि वो ये स्टेटमेंट तो दे सकते हैं कि दलित का अपमान हुआ, ये जायज है और ये हो सकता है इससे कुछ वोट इन्फ्लुएंस वो कर लेते, लेकिन कुमारी सैलजा को भारतीय जनता पार्टी में आने का न्योता, जो चीजें पर्दे के पीछे हो सकती है या होनी चाहिए थी, उसको आप पर्दे के ऊपर बकायदा कैमरे पे या मीडिया में स्टेटमेंट देके जब आप जग जाहिर करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपका केवल और केवल ध्येय जो है वो वोट बैंक को प्रभावित करना है। क्योंकि अगर आपकी बातचीत हो रही होती तो ये चीजें कभी मीडिया में आती ही नहीं कि सैलजा जो है वो बीजेपी ज्वाइन करेंगी या नहीं करेंगे। मेरे पास भी बहुत सारे लोगों के फोन आए, उन्होंने पूछा कि बीजेपी ज्वाइन करेंगी या नहीं करेंगी, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर बोल रहे हैं। निश्चित तौर पे ये इमेच्योर बयान था और मैं कई बार हैरान होता हूं कि बीजेपी के बड़े नेता जो 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे और वो इस तरह का अपरिपक्व बयान अगर देते हैं तो इसके लाभ भारतीय जनता पार्टी को होंगे या हानि भारतीय जनता पार्टी को होगी। अब देखिए, आप मुद्दों की बात करें, मुद्दे हरियाणा में केवल प्रमुख रूप से 4 मुद्दे हैं। नंबर 1 जो है वो बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जो एजेंसी आंकड़े प्रस्तुत करती है वो कांग्रेस के लोगों की एजेंसी है या इस तरह की बात की जाती है। फैमिली आईडी बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको लेके लोगों के मन में रोष है, क्योंकि इसकी वजह से हजारों लाखों लोग और जो मतदाता है वो प्रभावित है। खिलाड़ियों का और सबसे बड़ा मुद्दा जो किसानों का है। अब देखिए विनीता जी, आज प्रधानमंत्री की रैली सोनीपत में थी। प्रधानमंत्री ने अपनी रैली के दौरान भारतीय जनता पार्टी के 10 साल में किए गए कामों को उतना नहीं गिनवाया है जितना कांग्रेस को कोसा है, जो 10 साल से सत्ता से बाहर है। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं जो एंटी इनकम्बेंसी और जो एक हरियाणा में भाजपा के खिलाफ जो लहर बनी हुई है उसको बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व पहचानता है, उसकी समझ में आ चुका है कि ये लहर है। आप ये कह रहे कि हरियाणा में भाजपा के खिलाफ जो लहर अभी से 20 दिन पहले थी वो अभी भी ऐसे ही बनी हुई है, ये तमाम तरह के पैतरों से उस पर कोई असर नहीं पड़ा है। अब देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आज भी गांव में जब जाते हैं तो सबसे ज्यादा सवाल, क्योंकि अब जननायक जनता पार्टी जो बीजेपी के साथ 4.5 साल सत्ता में रही साझेदार के तौर पे, उनको तो लोगों ने शुरुआत में सवाल पूछे थे, अब तो उनसे सवाल भी पूछने बंद कर दिए। उनको तो एक किस्म से ये मान लीजिए कि जननायक जनता पार्टी को तो लोगों ने इग्नोर ही करना शुरू कर दिया कि आप आइए, आपके 2-4-6 लोग हैं जिनके साथ आप आते हैं, जनसभा कीजिए और चले जाइए, उनसे अब उनका सरोकार नहीं है। लोगों का सरोकार केवल 2 पार्टियों से सीधे तौर पे दिखाई देता है। इसीलिए ये बाइपोलर इलेक्शन हम कह सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद तो जिस तरह की हवा बनी है, तो ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच का चुनाव होकर रह गया है। ज्यादातर सीटों पे मैं कहता हूं 70 से 90 में से 70 से 75 सीटों पे ये बाइपोलर चुनाव है, सीधा चुनाव है। इसमें एज लेते हुए कांग्रेस दिख रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में यह हुआ था विनीता जी कि कांग्रेस ने 9.5 साल के अगर हम कार्यकाल को भारतीय जनता पार्टी के देखने की कोशिश करें तो कांग्रेस ने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा था, सड़कों पे नहीं उतरे थे, किसी तरह का कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं किया था, कोई बातचीत नहीं थी, लोगों के बीच कोई मैसेज नहीं। लेकिन लोग
क्योंकि दुखी थे, उनको परेशानी थी, तो उन्होंने, हरियाणा एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पे लोग सिर पे बिठाने में भी 1 मिनट लगाते हैं और नीचे उतारने में भी 1 मिनट लगाते हैं। उनको जब समझ में आया कि ये पार्टी काम नहीं कर रही है, तो वो सत्ता से बाहर करने में जरा भी देरी नहीं करते हैं। उनको इलेक्शन आने चाहिए, उनको वोट देना आना चाहिए, और हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जब मन बना लिया जाता है, और यहाँ मन जिताने के लिए विनीता जी कम बनाया जाता है और हराने के लिए ज्यादा बनाया जाता है। आपको मैं बताऊं, चोई देवीलाल ने जब सीकर से और रोहतक से एक साथ इलेक्शन लड़ा था और बलराम जाखड़ को सीकर से हराया था, तो वो रोहतक से भी जीते थे और सीकर से भी जीते थे। उन्होंने सीकर की सीट रख ली थी और रोहतक की छोड़ दी थी। बस यही एक वजह थी जिसकी वजह से रोहतक ने दोबारा देवीलाल को वहां से नहीं जिताया था, कि हमने इतने प्यार से, प्रेम से देवीलाल को जिता के संसद में भेजा, वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने जो है सीकर की सीट रख ली। उसके बाद उन्होंने, रोहतक के लोगों ने जितनी बार मतदान किया वो हराने के लिए मतदान किया था, जिताने के लिए उनके सामने कौन खड़ा है ये मायने नहीं रखता था। ये अलग बात है कि मार्क्सिस्ट के लीडर हो गए, अब मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं कांग्रेस के, उनके समर्थकों की ओर से भूपेंद्र हुड्डा को। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने 3 बार देवीलाल को हराया। हराने का कारण यह था कि देवीलाल के खिलाफ वोट पड़ रहा था। अभी भी माहौल वैसा ही है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट पड़ रहा है। इसमें कांग्रेस की उपलब्धि कम है, लोगों का गुस्सा विनीता जी ज्यादा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप, इसमें बहुत पीछे जाने की जरूरत भी नहीं है। 2014 का ही चुनाव मुझे याद आता है, जब मैंने 90 सीट पूरी की पूरी कवर की थी एक टीवी चैनल के लिए हरियाणा में, और उस वक्त साफ दिखाई दे रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि कांग्रेस ने खुद ही गिव अप कर दिया है, उसका खुद ही इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल भी, और बीजेपी को प्लेटर मिल गया है। मतलब बीजेपी को एब्सोल्युटली पता था कि ये सिर्फ अब मेरे लिए होने जा रहा है, तो सजी सजाई थाली खाने को मिली थी बीजेपी को उसमें। और ये एक जो एंटी इनकम्बेंसी जिसे कहते हैं, ये सेम फैक्टर रोलिंग मोड में मिलता है हरियाणा में। अजय जी, सवाल ये है कि इस वक्त में कई ऐसी पार्टियां हैं बाहर की भी, जो इस बार यहाँ पर हरियाणा में अपनी किस्मत आजमा रही हैं, और जो पुरानी पार्टियां, नालो की बात कर लो, जेजेपी की बात कर लो, इस तरह की परिस्थितियां, वो अपनी जमीन ऐसा लग रहा है जैसे कि बचाने का संघर्ष कर रही है, और यहाँ उनको नई जमीन मिल रही है। हरियाणा का मूड क्या इतनी जल्दी स्विच कर जाता है कि रीजनल पार्टी का बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा और कोई नई पार्टी आकर के वहां पर अपनी जमीन क्रिएट कर लेगी, चाहे उसमें चंद्रशेखर की बात करो या आम आदमी पार्टी की या और लोगों की बात कर लीजिए। देखिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हरियाणा में क्षेत्रीय दल का वजूद पहले भी था और आज भी है, और जैसा प्रदीप जी ने बताया कि 70 से 72 सीटों पे सीधा मुकाबला है, और लगभग 18 सीट 17 सीट ऐसी हैं जिसमें त्रिकोणीय मुकाबला है। तो उस त्रिकोणीय मुकाबले में जब हम बारीकी से देखेंगे तो उनमें या तो कहीं निर्दलीय उम्मीदवार आपको नजर आएगा, या फिर कहीं पे इनेलो का उम्मीदवार नजर आएगा। हाँ, जननायक जनता पार्टी जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, वो इस चुनाव में बिल्कुल साफ हो चुकी है। उसका कहीं मुख्य मुकाबले में उम्मीदवार रहता हुआ हमें फिलहाल नजर नहीं आता है। फिर बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। देखिए, आम आदमी पार्टी ने, ठीक है, लोकसभा में गठबंधन था उसका कांग्रेस के साथ, वो इंडिया गठबंधन की सदस्य थी और 1 सीट उनके हिस्से में आई थी, तो उन्होंने कांग्रेस के सहयोग से 4 विधानसभा क्षेत्रों में, कुरुक्षेत्र सीट जो लोकसभा की, उसके 4 विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल की थी। लेकिन हमें ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि वो गठबंधन कांग्रेस के साथ था उनका, वो अकेले नहीं थे। उससे पहले वो 2019 में विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। आप देखिए, 2019 में उन्होंने लोकसभा का भी लड़ा था, तो उसमें जो स्थिति थी करीब करीब वही स्थिति उनकी अब रहेगी। उस स्थिति में ज्यादा सुधार होने की उम्मीद नहीं है। चंद्रशेखर रावण हरियाणा आके जज्बाए साथ गठबंधन करते हैं। चंद्रशेखर रावण का मैं उतनी फैन फॉलोइंग हरियाणा में नहीं मानता। हो सकता है सहारनपुर के साथ लगते यमुनानगर जिले के कुछ इलाकों में उनके फॉलोअर्स हों, लेकिन वो इस स्थिति में कतई नहीं है कि वो कोई सीट पे हार और जीत में अपनी भूमिका निभा सके। तो वो जो एक गठबंधन है जो जज्बा का और चंद्रशेखर रावण की पार्टी का, तो वो कहीं कुछ खास करता हुआ मुझे कम से कम नजर नहीं आता, और ना ही मुझे आम आदमी पार्टी कोई करिश्मा करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल 90 में से एक भी सीट में ऐसी नहीं मान सकता जिसपे आम आदमी पार्टी का कोई उम्मीदवार खुद वो जीतने की स्थिति में मानता हो। ठीक है, उसके 2 उम्मीदवार 3 उम्मीदवार ऐसे हो सकते हैं कि वो अपनी जमानत बचाने की लड़ाई लड़ लें, लेकिन यह कतई भी नहीं है कि वो कोई सीट निकालने की स्थिति में हो। और जो मुख्य मुकाबला है, प्रदीप जी की बात बिल्कुल सही है, वो कांग्रेस और भाजपा के बीच में है,
और वो 72 सीट 73 सीट वो वहीं इतने पे घूम रहा है। बाकी सीटें अगर कुछ है आगे पीछे। आज मैं उचाना था, उचाना में आज मायावती की और इनेलो की रैली थी, यानी कि बसपा गठबंधन की और इनेलो गठबंधन की। उसके अंदर वो देवीलाल का जयंती मनाते हैं 25 सितंबर को, एक सालाना शो होता है, एक मेगा रैली होती है, तो उसमें मायावती आई थी। उस रैली के अंदर भी जो चीजें महसूस की, जो देखने में आई कि वो ठीक है, उनका कैडर दोनों पार्टियों का वहां मौजूद था, पूरे हरियाणा की राज्य स्तर की थी वो, और बड़े लोग दूर दूर से उनको सुनने के लिए भी आए थे। भीड़ के लिहाज से उस तरीके से देखा जाए तो हाँ, अभी उनकी उतनी जमीन नहीं खिसकी है जो कुछ जगह अनुमान लगाया, तो मतलब कुछ है अभी अभी लग रहा है कि हाँ, कि कुछ ना कुछ उनकी उपस्थिति रहेगी। लेकिन कोई पार्टी कांग्रेस और भाजपा के अलावा कोई भी पार्टी हरियाणा में इस समय इस स्थिति में ही नहीं है कि वो अपने अच्छा। दम पे जादुई आंकड़े तक पहुंच सके। मतलब मुझे लगता नहीं कि 1/3 नहीं पे नहीं भी कोई पार्टी आ नहीं नहीं सकती। सर, मैं जादू या आंकड़े तक तो बिल्कुल नहीं जा रही हूँ इन पार्टियों को लेकर, ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनको बिल्कुल खत्म होने का डर है, क्या वो बच पाएंगे अगर हम पार्टी के हिसाब से देखें? और जो अपनी वहां पर कदम रख रहे हैं ये सोच कर कि एक आगाज होगा, और केजरीवाल ने तो ये भी बोल दिया कि सरकार जो बनेगी वो बिना मदद के नहीं बन सकती है। तो इसने इस लेवल पर अगर केजरीवाल ये बोल रहे हैं, यानी कि कांग्रेस को इतना बड़ा सपोर्ट देंगे या फिर दोनों के लिए ओपन सपोर्ट लेके चलेंगे? मतलब बड़ा इनडायरेक्टली बात उन्होंने बोली है। जी। देखिए विनीता जी, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। कांग्रेस, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो उसे किसी के भी समर्थन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हरियाणा के लोग, उन्होंने मई में लोकसभा चुनाव में ट्रेलर दिखाया था जो 46 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को बढ़त दिलाई थी, और विधानसभा चुनाव में वो फिल्म दिखाने को तैयार बैठे हैं, और 5 अक्टूबर को जो है वो उस फिल्म को दिखाने की नींव रखेंगे, जो पूरा देश 8 अक्टूबर को देखेगा। और आप देखेंगे अगर कोई बड़ा बदलाव, कोई बड़ा घटनाक्रम या कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं उछला, तो कांग्रेस की सरकार बनती हुई हमें फिलहाल नजर आ रही है। और इसमें कुछ ज्यादा बदलाव मुझे नहीं लगता कि अब होगा। ये ठीक है, उसमें सीटों की घटत और बढ़त हो सकती है, लेकिन बहुमत की तरफ जो है वो शुरुआती तौर पे मनोवैज्ञानिक रूप से वो कांग्रेस को मिल चुकी है। ओके, यानी कि कांग्रेस की क्लैरिटी अभी बहुत साफ साफ है सारी चीजें, और कांग्रेस के हिस्से में जा रही है ये जीत इस बार की। ठीक है, बड़ा दिलचस्प होगा ये देखना कि कांग्रेस में जब ये सब जाता है तो फिर जो अभी तक शांत बैठे खेमे थे और जिनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया था वो कितने एक्टिवेट हो जाएंगे। हालांकि थोड़े थोड़े बीच बीच में हो रहे हैं, फिर उनको शांत किया जा रहा है। और राहुल गांधी का भी मास्टर स्ट्रोक इन सबको बैलेंस करने में देखा जा रहा है। एक आखिरी सवाल संक्षिप्त में प्रदीप जी, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा को राहुल गांधी ने कमान दी नहीं है, इस बार भूपेंद्र हुड्डा ने ले ली है। क्या है, क्या अंदर की रियलिटी इसमें? देखिए, भूपेंद्र हुड्डा को कमान दी गई है या नहीं दी गई है, उन्होंने कमान ले ली है या नहीं ले ली है, लेकिन आप ये मान के चलिए, अगर हरियाणा में कांग्रेस को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं तो कांग्रेस में हमेशा से, जब से हरियाणा का गठन हुआ उससे लेकर 2025-24 तक का जो हम सफर देखेंगे, तो मैं हमेशा विनीता जी पहले ये कहता था कि हरियाणा में कांग्रेस उस संतरे की तरह है जो ऊपर से देखने में एक होती है लेकिन अंदर जब छिलके हटाए जाए तो फाड़ ही फाड़ होती है। लेकिन अब उसके छिलके 2014 के बाद से पूरी तरह हट चुके हैं विनीता जी। तो सबको पता था, जब राव इंद्रजीत भी कांग्रेस में होते थे, वीरेंद्र सिंह हालांकि दोबारा कांग्रेस में आ गए हैं, जब किरण चौधरी बीजेपी में कांग्रेस में होती थी, जब कुमारी शैलजा कांग्रेस में है, रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस में, हुड्डा कांग्रेस में, तो सबके अलग अलग गुट होते थे और सब जगह वो अपने आप में, अजय यादव वो अपने आप में मुख्यमंत्री पद के दावेदार होते थे। कांग्रेस का पिछले आप ये मान के चलिए कि 10 साल से तो कोई संगठन नहीं है, उसके बावजूद कांग्रेस अगर लोकसभा चुनाव में 5 सीटें हासिल कर रही है तो इसका मतलब पदाधिकारी या कार्यकर्ता कांग्रेस के नहीं काम कर रहे हैं। पदाधिकारी या कार्यकर्ता जितने भी हैं वो एक नेता विशेष के हैं, समर्थक आप कह सकते हैं, कार्यकर्ता कोई नहीं है। कार्यकर्ता होते तो संगठन होता, संगठन में कार्यकर्ताओं की, ब्लॉक अध्यक्षों की, इनकी नियुक्तियां होती। तो आप कह रहे हैं कि अभी हरियाणा में जो कार्यकर्ता जो कांग्रेस के संगठन के वो नहीं है, अभी सबके अपने अपने जो खेमे हैं उनके ही लोग हैं जो भी हैं।
ओके। हाँ, उनके लोग हैं। तो अब आप उसके हिसाब से आप देखिए, जो जो टिकटें अपने हिसाब से आप ये मान के चलिए कि 70 से 72 अगर टिकटें भूपेंद्र हुड्डा अपने समर्थकों को दिलवाने में कामयाब हुए हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनको कमांड दी नहीं गई है या उन्होंने कमांड ले ली है, निश्चित तौर पे। लेकिन अगर 72 सीटों पे वो अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने में कामयाब रहे हैं, तो हरियाणा में इस समय भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के लिहाज से हम कह सकते हैं कि सबसे ताकतवर नेताओं में एक है। उसके बाद जब टिकटों में नहीं चली है, उसके बाद ही जो है वो कुमारी शैलजा इतने दिन के लिए अपने को चुनाव प्रचार से अलग रखा। हाँ, ये एक अच्छी बात है कि कांग्रेस ने पहल की। एक बात मैं और कहना चाहूंगा विनीता जी, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। मुद्दे हर चुनाव में होते हैं। मुद्दे जब से चुनाव होना शुरू हुआ है पूरे देश में, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे होते हैं, भ्रष्टाचार का, हेल्थ का, शिक्षा का, सारे मुद्दे होते हैं और इन पे इलेक्शन लड़ा भी जाता है, मैनिफेस्टो जारी कर दिए जाते हैं। लेकिन चुनाव मैसेज क्या देता है, चुनाव में परिवर्तन क्या है, यह समझने की बड़ी एक जरूरत है। एक पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और अपने आप को सबसे अनुशासित पार्टी कहने वाली जो है भारतीय जनता पार्टी, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अगर हरियाणा में उस पार्टी की स्थिति को समझने की कोशिश करें, तो उस पार्टी में सबसे पहले विद्रोह के स्वर सुनाई दिए, जहां यह कहा जाता था कि सूचना आई और सोचना बंद, मतलब आदेश का पालन विनीता जी किया जाता था। वहां पे खुद जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मेरे साथ भीतरघात हुआ है। रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि मेरे साथ भीतरघात हुआ है। इसके अलावा राव इंद्रजीत सिंह ने कहा मेरे साथ भीतरघात हुआ है। इसके बाद जो सबसे बड़े नेता मुख्यमंत्री पद पे रह चुके 9.5 साल, वो कहते हैं कि मेरे चुनाव प्रचार में फलाने फलाने, कोई पूर्व जिला अध्यक्ष तक का उन्होंने नाम ले दिया, वो जिला पार्षद तक का उन्होंने नाम ले दिया कि ये नहीं पहुंचे। इसका मतलब जो अनुशासन वाली पार्टी थी, जो कैडर बेस्ड पार्टी थी, वहां स्वर खुल के आने लगे। उसके बाद जब विधानसभा चुनाव आए और 69 सीटों पे पहली लिस्ट जारी हुई विनीता जी, जो विरोध का स्वर आज तक कांग्रेस में हम देखते आए थे, वो स्वर जो है वो फूटता हुआ दिखाई दिया भारतीय जनता पार्टी में। ये कल्चरल चेंज जो है शिफ्ट हुआ है कांग्रेस टू बीजेपी। ये बड़ा इश्यू है। इसका सबसे बड़ा कारण यह हो सकता है कि कांग्रेसीकरण जो बीजेपी का हुआ है, लोकसभा चुनाव में 10 में से 6 कैंडिडेट ऐसे थे जो कभी ना कभी कांग्रेस में रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहे थे। तो वो और कांग्रेस ने जो बीजेपी का कल्चर अडॉप्ट किया है, देखिए कुमारी शैलजा का एक स्टेटमेंट आया था कि वो भी मुख्यमंत्री पद की दावेदार है। निश्चित तौर पे ये इतना बड़ा स्टेटमेंट था कि जो दलित वोट थोड़ा बहुत भी अगर बीजेपी या जो गठबंधन वाली दूसरी पार्टियां हैं उनकी तरफ शिफ्ट होने की गुंजाइश दिख रही थी, वो कुमारी शैलजा के स्टेटमेंट के बाद कंसोलिडेट हो सकती थी। लेकिन एक डैमेज दीपक बावरिया की ओर से हुआ। उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा ही नहीं, कोई भी सांसद जो है वो चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन कांग्रेस ने इन सब चीजों को, डैमेज कंट्रोल को करना सीखा है। कांग्रेस की ओर से ही या दीपक बावरिया की ओर से फिर दोबारा से एक बयान हुआ। उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी ने यह फैसला लिया है, लेकिन आला कमान तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन हो। यह डैमेज कंट्रोल हुआ। उसके बाद डैमेज कंट्रोल की दूसरी निशानी देखिए आप कि कुमारी शैलजा भले ही चुनाव प्रचार से इतनी दूर रही, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रचार की कि दलित का अपमान हुआ है और वो बीजेपी में आ सकती है, न केवल हवा निकाल दी बल्कि उसको एक मखौल का विषय बना दिया। यह मखौल का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए बना है। तो जो कल्चरल चेंज, मैं बार बार कहता हूं कि मुद्दे हमेशा, अगला इलेक्शन जब आप कवर करेंगे, आप 2019 में भी हरियाणा में आए थे, मुद्दे यही थे, मुद्दे हमेशा यही रहते। लेकिन जो पार्टियों में कल्चरल चेंज और वर्क स्ट्रेटेजी में जो चेंज आया है ना विनीता जी, उसको समझने की कोशिश कीजिए। बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो रहा है और कांग्रेस का जो अनुशासित पार्टी समझा जाता था और जो जिसमें डेमोक्रेसी के नाम पे कुछ भी बोल दिया जाता था, अब कांग्रेस में चीजों को साधा जाने लगा है और डैमेज को कंट्रोल किया जाने लगा जी। यानी कि कांग्रेस की ही अपनी समझदारी पर निर्भर करता है कि किस तरह से इस वाले चुनाव में वो जीतेगी, क्योंकि दाव पेच जो है वो बीजेपी की तरफ से खूब जम के लगाए जा रहे हैं।
खासतौर से तब जब महाराष्ट्र चुनाव को इससे अलग रख लिया गया। इसी से साफ अंदाजा हो गया था कि कैसे सिर्फ महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर चुनाव पर इस वक्त केंद्र की पूरी नजर है, क्योंकि 370 हटाने के बाद की बात थी और अब यहाँ पर ये है। ये हरियाणा का वोटर जब बोलता है ना, वो ये कहता है यो हरियाणा है प्रधान। आप देखिए असेंबली सेगमेंट की बात की अजय देव लाटर साहब ने, बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने की है। मैं आप 2019 के लोकसभा चुनाव में देखिए कि पुलवामा हुआ था, राष्ट्रभक्ति का एक नशा लोगों के ऊपर था, और उसके बाद हरियाणा, क्योंकि राष्ट्रभक्ति के नाम पे हरियाणा सबसे आगे रहने वाले लोगों में से है, तो हरियाणा ने 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत के भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली थी, और उसमें जो 79 असेंबली सेगमेंट में भारतीय जनता पार्टी ने लीड ली थी, क्योंकि एक लोकसभा सीट में 9 असेंबली सेगमेंट्स आते हैं। 79 सीट असेंबली सेगमेंट्स पे विनीता जी बीजेपी ने ली थी, और कांग्रेस सिर्फ 10 असेंबली सेगमेंट्स में लीड ले पाई थी। और उसके तुरंत बाद जब अक्टूबर में विधानसभा चुनाव आए 2019 में, तो जो 79 की लीड देखकर 75 पार का नारा जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, वो लोग ये कहते हैं ये हरियाणवी में अगर मैं बोल के बताऊं तो ऐसे बोलते हैं कि यो है ना। तो वो प्रधानगी जो यहाँ नीचे लेवल पे दिखाता है ना, जो ग्राउंड लेवल पे प्रधानगी दिखाता है, हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहां नेताओं की नहीं मतदाताओं की चलती है, और वो चलवाते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर लोगों के तेवर जो है ना, वो किसी नेता को देख करके नहीं चलते हैं। हाँ, किसी लोगों के तेवर नेता को देख के नहीं चलते हैं, वो अपने आप कैलकुलेट करते हैं, और जहां पर उनको उस वक्त मुनासिब लगता है वहीं पर उनके तेवर ठंडे हो जाते हैं, वरना हरियाणा के तेवर संभालना आसान बात नहीं है। ये बात सच है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।